नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है महाराष्ट्र में एक्शन, लेकिन हम बात करेंगे एमपी में टेंशन की। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एनसीपी की फूट पर विपक्ष की एकता पर जमकर हमला बोला और विपक्ष के खात्मे की बात कही, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन आरोपों से इतर सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष अपनी एकता को बरकरार नहीं रख पा रहा है। सवाल तो ये भी है, एनसीपी की फूट का कितना असर मध्य प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र की घटना के बाद एमपी कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई है? क्या बीजेपी इसका फायदा एमपी में उठा पाएगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई। देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है और बाकी जगह भी अब देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये तंज मध्य प्रदेश की सियासत की भट्टी को भड़का रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में हुए बड़ी राजनीतिक उठापटक ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल तो उठा ही दिए, लेकिन आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी, खासकर मध्य प्रदेश में। क्योंकि जो ड्रामा महाराष्ट्र में चल रहा है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें 2020 में मध्य प्रदेश में बनती दिखी थी, जब सिंधिया कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लिहाजा कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी अब अलर्ट हो गए हैं। हालांकि विपक्ष पर शिवराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अब आप ईडी के और सीबीआई की दम पर अगर लोगों को तोड़ने का काम करोगे, निश्चित रूप से आप लोकतंत्र के प्रति आपकी सजगता नहीं है, लोकतंत्र का सम्मान आप नहीं करते और लोकतंत्र की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं, जिस पर आप बयान दे रहे हैं। बीजेपी के लिए शरद पवार की पार्टी एनसीपी में सेंध न सिर्फ महाराष्ट्र के लिहाज से ही अहम है, बल्कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि 2018 में एनसीपी ने 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उसने कांग्रेस को समर्थन देने की बात भी कही थी। ऐसे में एनसीपी का 2 फाड़ होना मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि सीएम शिवराज के साथ ही अन्य नेता भी एनसीपी और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर चुटकी ले रहे हैं। यही स्थिति आज मध्य प्रदेश में भी है। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से शून्य है। मध्य प्रदेश में उनका संगठन लगातार असक्रिय है। आप देखिए, पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार के सामने एक शाश्वत और एक अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले वह नेता जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियों पर आलोचना करते थे, सकारात्मक सुझाव के तत्व देते थे, उनको घर बिठा दिया गया। और कमलनाथ जी ने अपने दल बल के दम पर कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व उन तमाम नेताओं के ऊपर थोपने का प्रयास किया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी आज विपक्ष शून्य की ओर ही बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अजित पवार का शिवसेना में शामिल होना ये बताता है कि बीजेपी ने विपक्ष की एकता पर गहरी चोट पहुंचाई है। ये चोट 2024 के चुनाव में कितना असर करेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले विपक्ष की टेंशन जरूर बढ़ गई है। क्योंकि अगर एमपी में भी महाराष्ट्र जैसा ड्रामा या 2020 जैसी तस्वीर फिर उभरी, तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव की जंग आसान नहीं रहने वाली है। ये रिपोर्ट अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अमित तांवरे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, क्या उससे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कोई असर देख रहे हैं आप? या असर पड़ेगा सीमावर्ती जिलों में या पूरे मध्य प्रदेश में? जी, निश्चित तौर पर आप देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति उथल पुथल हो रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों हुआ है। आपने खुद भी देखा होगा, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और एक बड़ा पक्ष जो है कांग्रेस का, वो बीजेपी के सरकार आ गया था और बीजेपी को पुनः सरकार बनाने का मौका दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि इधर से उधर की जो राजनीति होती है, वो चुनाव के समय ही ज्यादा संजीदा, ज्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लोग आते हैं।
कारण यह है कि जब अपने को असहज महसूस करते हैं किसी पार्टी में या किसी नेतृत्व से अपनी बात नहीं रख सकते, या हो सकता है कि वो नेतृत्व उनको कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी कर रहा हो, तब वो अपनी राह तलाशते हैं। और ये राह तलाशने का सबसे बड़ा रास्ता निकलता है जब चुनाव का समय आता है। उस समय वो व्यक्ति को लगता है कि हम अपनी साख जहां हमारी मजबूत हो, जहां हमको सम्मान मिले, जहां हमको हम टिकट मिल सके या जहां हम किसी पद पे जा सके, तो उस चीज को सोचते हुए और उस राह पे निकल जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है, तो मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है कुछ ऐसी राह तलाशने की व्यवस्था दे रही है जिससे भविष्य उनका बन सके। कई सारे ऐसे नेता है, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में, जिनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में हमको टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पार्टी बदल देनी। तो मुझे लगता है कि इससे चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई अछूता नहीं रह पाएगा। चुनाव 2023 का है और मध्य प्रदेश में तीनों पार्टियों के लिए टेंशन है। जी तो प्रदीप जी, क्या कांग्रेस इससे सतर्क हो गई, क्योंकि वहां भी कुछ लोग नाराज हैं? और दूसरी बात, जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, जो उनका बयान आपने भी सुना कि आगे आगे देखिए होता क्या है अन्य राज्यों में, कोई संकेत छिपा है कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, आप कांग्रेस या बीजेपी की राजनीति को काफी करीबी से देख रहे होंगे। मैं भी ये देख रहा हूं कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे आपसी तालमेल नहीं अभी भी बैठ पा रहे। कई सारे ऐसे भी लीडर हैं जो पूर्व में चुनाव हार चुके हैं और उनको इस बार टिकट मिलने का भरोसा भी मुझे लगता है कि शायद इस बार नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे लोग अपने रास्ते तलाश रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि हमको भविष्य किस में देखना है। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों में हो सकता है कि पलटी मार सके। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी है, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें ऐसे पदाधिकारी हैं जो मजबूत हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं आने वाले समय में उस विधानसभा क्षेत्र में। आप देखिए कई सारे नेता कांग्रेस में, चाहे अरुण यादव हो, अजय सिंह जी हो या भविष्य बहुत सारे पुराने लीडर हैं जो चुनाव हार चुके थे, अब अपनी टिकट के साथ साथ अपने जो साथ के लोग हैं, कुनबे के लोग हैं, जिनके लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं कांग्रेस के अंदर ही, तो वो ये प्रयास करेंगे कि हमारे इस व्यक्ति को टिकट मिले। तो अगर इस परिस्थिति में टिकट कटती है उन लोगों की, तो मुझे लगता है कि वो रास्ता बदल सकते हैं। जी अमित जी, खतरे की घंटी है, शिवराज जी इशारा कर गए, सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि गुटबाजी आपके यहाँ भी है, असंतुष्ट आपके यहाँ भी है। यदि हम छत्तीसगढ़ में देखें तो टी.एस. सिंहदेव को देखिए, असंतुष्ट होने के कारण साध लिया गया, तो यहाँ भी साधने की जरूरत है, वरना एक और धमाका ना हो जाए। देखिए, खतरे की घंटी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए है। यदि आप पिछले कुछ समय से यदि इतिहास की ओर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, आप देखिए कि स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय कैलाश जोशी जी के बेटे, जो कि संस्थापक सदस्य थे, उनके बेटे आ गए, विधायक रहे, मंत्री रहे, कई पूर्व विधायक आ गए, ग्वालियर चंबल के कई बड़े नेता आ गए। और अभी तो ये शुरुआत है, कई बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक जो हैं वो हमारे कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। आप देखिए कि आगे आगे होता है क्या। तो शिवराज सिंह चौहान साहब को अपने घर की चिंता करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी अपने कॉलेज के साथी को साथ नहीं रख पाए, दीपक जोशी जी को, तो वो किसको साथ में रख पाएंगे? तो उनको पहले अपना घर देखना चाहिए। हमारे पास कमलनाथ जी जैसे, दिग्विजय सिंह जी जैसे अनुभवी नेता मौजूद हैं जो कि हमारी पार्टी की किस तरीके से क्या होना चाहिए वो देखने के लिए सक्षम है। लेकिन अमित जी, अंतर है ना दोनों की तरफ जाने वालों में। आपके यहाँ वो लोग जा रहे हैं जो हार चुके हैं, उनके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो जीतने के बाद आते हैं, तो अंतर है ना दोनों में। देखिए, इस देश में हार और जीत कोई पैमाना नहीं है। शिवराज सिंह चौहान साहब चुनाव हारे दिग्विजय सिंह जी से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब चुनाव हारे, गुना से इतने बड़े नेता चुनाव हारे। तो चुनाव देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो 5 साल में बदलते रहते हैं। तो इसलिए हार और जीत के पैमाने पर आप मत जाइए। लेकिन इतनी पुरानी विचारधारा के नेता दीपक जोशी जी जैसे जब वहां पर घुटन महसूस कर रहे हैं, जो कि शिवराज सिंह जी के कॉलेज के साथी है, जब वो ही छोड़कर चलेगा तो समझिए आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। शेख साहब, घुटन तो आपके यहाँ भी महसूस कर रहे हैं लोग, और अपना घर भी संभालिए। वो कह रहे हैं खतरे की घंटी आपके लिए भी है, बहुत सारे लोग संपर्क में कुछ आ ही गए। देखिए, परेशान उनको होना चाहिए जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं पॉलिटिकली,
और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रदेश सहित पूरे देश में हमारे घर जो है वो आबाद है और हमारी आबादी और बढ़ती जा रही है। जहां तक जो एनसीपी में हुआ है, मुझे लंबे समय से इसकी का थी कि आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो वंशवाद जिस प्रकार का प्रैक्टिस हो रहा था उसकी वही उसने ही नींव खोदी थी। ये सब कुछ जो हुआ है आज एनसीपी के अंदर, और इसके पहले दूसरी पार्टियों में भी ऐसा हुआ है। आपने देखा होगा कि यदि बाला साहेब के जीते जी ही शिवसेना में राज ठाकरे जो सही में खून पसीना बहाते थे, लेकिन उनको उनका हक नहीं जब मिला और उन्होंने बाला साहेब ने अपने बेटे को देने की कोशिश की तो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। फिर बाद में आप देखिए जब बेटे ने दूसरों को छोड़कर अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू किया तो वापस से एक टुकड़ा हो गया शिवसेना में। यही प्रकार से अभी यहाँ पे भी हो रहा था। आपने देखा कुछ दिन पहले ही अजीत पवार की यदि बात करें आप, तो अजीत पवार का खून पसीना उस पार्टी के साथ था। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ उनकी फूट की वजह से नहीं है, आपके डर की वजह से आ रहे हैं। आप सीबीआई का डर दिखाते हैं, आप ईडी का डर दिखाते हैं, तो चले आते हैं आपके पास। देखिए ब्रिजेश भाई, बड़ी स्पष्ट बात है, महाराष्ट्र की भाजपा लेड सरकार जो है वो बहुमत की सरकार है। हमको किसी की आवश्यकता नहीं थी कि कोई आए, लेकिन हाँ यदि कोई हमारे पास आना चाहता है तो इस हिंदुस्तान के अंदर 2-3 दलों को छोड़ दे तो सबके लिए हमारी बाहें खुली हैं। जहां तक आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो किसी का आना या ना आना कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो जांचें होनी है वो होती रहेगी और जिसका यदि कोई दोषी है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब चीजें अलग है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की मोदी जी की नीति है उसमें तनिक भी परिवर्तन कहीं भी नहीं आ सकता और ये भाजपा के डीएनए में है। लेकिन मैंने आपको ब्रजेश भाई बोला ना आपको कि मतलब कोई वॉशिंग मशीन नहीं है ना आपके पास जिसमें दाग धुल जाते हो। अब आपके जैसा इतना बड़ा पत्रकार कांग्रेस पार्टी की भाषा बोलने लग जाए तो क्या बोलूंगा। वॉशिंग मशीन की बात तो ये लोग करते हैं जो खुद मैले हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप बीजेपी को आप लाख कोस लीजिए, विपक्ष मिलकर लाख कोस ले, लेकिन उसकी आप जो जेनेसिस है वो जेनेसिस कहां से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स की? जेनेसिस वहां से प्रॉब्लम की शुरू होती है कि जिंदगी भर आपके भतीजे ने एक कार्यकर्ता की तरह काम किया और ऊपर आया और आपने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, उसको साइडलाइन किया। तो ये सब चीजें होती हैं। जब आप वंशवाद को आगे करेंगे तो ये होगा। और आप ये भी मत भूलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है वो भारत की, मतलब इसी बात का फायदा मध्य प्रदेश में भी उठाएगी बीजेपी। नहीं, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है भाई साहब। संविधान की जो स्पिरिट है उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के बाप की जागीर नहीं हो सकती। और यदि कोई सोचता है कि बेटे से बाप के पास जाएगी तो बाप से बेटे के पास जाएगी, बेटे से पोते के पास जाएगी, तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। हो सकता है कि हम कुछ समय में ये भी देखें कि एक प्रियंका कांग्रेस भी बन जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी इज हैविंग 40 लाइव्स। वो बार बार चुनाव हारता है, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी उनको पुश करती हैं, तो कहीं ना कहीं विद्रोह अंदर से है। और दिल्ली अमित जी, उनका कोई रोल नहीं है, ना ईडी का रोल है ना सीबीआई का रोल है। वंशवाद परिवारवाद की वजह से विपक्षी दल की जितनी भी पार्टियां हैं वो टूट रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे अन्य दल। जब आप कैलिबर का अपमान करेंगे और आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो ये होना स्वाभाविक क्रिया है और इसको आप नेचुरल जस्टिस कह सकते हैं। अमित जी, प्राकृतिक न्याय है ये। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नजरिया है। हम जहां भोपाल में बैठे हैं, विश्वास सारंग क्या है, वो किसके सुपुत्र थे? केंद्र की हम बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर किसके सुपुत्र थे? और रही बात एनसीपी के अजीत पवार जो हैं, ये वंशवाद की बात करते हैं, तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए तो अजीत पवार को क्यों डिप्टी सीएम बनाया? आप तो छगन भुजबल को बना देते। आप और ये दो मंत्री बनाए, अगर एनसीपी ने नाम प्रोजेक्ट किया है, देखिए अजीत पवार जो सदन के नेता है, सुनिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको पता ही नहीं है, महाराष्ट्र में एनसीपी के सदर विधायक दल के नेता अजीत दादा पवार है। तो अजीत पवार का नाम यदि विधायक दल है, क्या अजीत पवार आप जो है वो जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे या ईडी उनकी फाइलें बंद कर देगी?
अगर अरे बिल्कुल सुनिए, जांच होगी, अगर जांच में कहीं कोई घोटाला हुआ तो पूरी कार्रवाई होगी, क्या वो कंटिन्यू चलेगी, पूरी कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस है प्रधानमंत्री जी अपनी बात पर कायम रहेंगे। भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए पूरी कार्रवाई होगी। अगर साबित होता है तो जगह की बात कहाँ आ गई, उप मुख्यमंत्री बना दिया आपने तो महाराष्ट्र में। आपके लिए भ्रष्टाचार की जगह नहीं, सीएम बना दिया, डबल साथ होना पड़ेगा, उसको तो डबल परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्वच्छ पार्टी है, स्वच्छ परिवार है, वैचारिक परिवार है। यदि आप हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे आप हम में हो या हमारे साथ के दल हमारे एनडीए के पार्ट बन के रहे, तो आपको तो डबल परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कार्रवाई होगी। विपक्ष एक क्यों नहीं रह पा रहा है? लगातार उसमें टूट फूट हो ही रही है। क्या इसके पीछे वंशवाद, परिवारवाद है, या आप भी देखते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है? क्या वजह है, क्यों एक नहीं रह पा रहा विपक्ष? तिवारी जी। जी देखिए, ये मूलतः सबसे बड़ी बात यह है कि आंतरिक लोकतंत्र, किसी भी पार्टी में जब आंतरिक लोकतंत्र होता है तो कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या कार्यकर्ता हो, वो अपनी बातों को रखता है, और बातें जब आती है पार्टियों के अंदर तो उस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया और क्रिया होती है। लेकिन अभी जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें आंतरिक लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी है। यही कारण है कि अजीत पवार जैसे जो सीनियर लीडर थे पार्टी एनसीपी के, और मुझे लगता है कि पिछली बार जो वो अलग हुए थे एनसीपी से और फिर शरद पवार जी ने उनको मनाया तो वापस चले गए और सरकार गिर गई थी और पुनः उनको सरकार से बाहर आना पड़ा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं या उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रही पार्टी के अंदर। इसी तरह से कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लें, तो कहीं ना कहीं एक परिवार का कब्जा होता चला जा रहा है। इसके कारण आंतरिक लोकतंत्र बचा नहीं, लोग अपनी बात रखने से कहीं ना कहीं डरते हैं। इस वजह से पार्टियों में फूट पड़ रही है, और यही कारण रहा है। आप देखें मध्य प्रदेश में सिंधिया जी का अलग होने का सबसे बड़ा कारण था कि जब वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हुए और चुनाव लड़े, दोनों लोग मिलकर लड़े चुनाव, कमलनाथ जी भी चुनाव लड़े थे और सिंधिया जी भी को कमान दी गई थी, दोनों लोग मिलकर लड़े थे, और ये था कि दोनों लोगों को आने वाले समय में कोई न कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मध्य प्रदेश में, तो जिसके कारण एक बड़ी फूट हुई और कांग्रेस सरकार गिर गई और बीजेपी को पुनः सरकार बनानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को उन पार्टियों को भी अब समझना पड़ेगा कि अब पार्टियों में एक तरफा शासन नहीं चलेगा किसी एक व्यक्ति का, उसमें सामूहिक बातों को विचार करके आगे संगठन को बढ़ाना होगा, तब भविष्य में हम टूट फूट की राजनीति से अलग हो पाएंगे। जी ब्रजेश। अमित जी, तो एक तरफा शासन नहीं चलेगा, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए टूट रही है। अब भले ही आप आरोप लगाते रहिए कि सत्ताधारी दल ने ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर लिया और तोड़ लिया, कमियां तो आपके घर में भी हैं। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, तिवारी जी कह रहे हैं। देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता स्वार्थी का माध्यम है बस, और कुछ नहीं है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी एक हफ्ते पहले बोलते हैं कि 25,000 करोड़ का घोटाला है, एनसीपी जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, कोऑपरेटिव का घोटाला गिना देते हैं वो, और बहुत सारे घोटाले गिना देते हैं। अभी मैं चैनल पर देख रहा था एक चीज, जिसमें 9 लोग मंत्री बने हैं, उनमें से 6 के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, और यदि वो आज और कल उसमें बीजेपी में शामिल नहीं होते तो वो उनको जेल होना तय था। चाहे हम छगन भुजबल की बात करें, चाहे हम अजीत पवार की बात करें, चाहे हम मोहसिन मुशर्रफ साहब की बात करें, ये जितने लोग हैं इनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। तो अब इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है साहब, आप समझिए। लेकिन अमित जी, जब लगातार राज्यों में इतने घटनाक्रम हो रहे हैं तो जनता नहीं सोचती होगी कि आपको वोट देगी, आपके लोग जीतेंगे, बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, इससे बेहतर है कि बीजेपी को ही वोट दे दिया जाए। देखिए, जनता को जो सोचना है वो जनता को सोचने दीजिए। आप मध्य प्रदेश में तो आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है, आप देखिए कि सर्वे की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो आप सबके सामने है। तो जनता का जो है, यही तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही सोच ले, कितना ही लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन चुनाव तो जनता के बीच जाकर ही होगा ना, ईडी और सीबीआई के बीच जाकर तो चुनाव होगा नहीं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को कोई टेंशन है कि नहीं है अमित जी? आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में एक सांसद और 3 विधायक वापस आ गए शरद पवार साहब के पास। तो आप थोड़ा इंतजार करिए,
ये सारी चीजें जैसा कि उन्होंने कहा है कि आने वाले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगी, इंतजार करिए। तो मध्य प्रदेश में कोई टेंशन तो नहीं है कांग्रेस को? ये जो आपके चैनल पर ही देख रहा हूं, सतर्कता बरतते हुए ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो चले ना जाए। फील गुड वाली स्थिति है, ऑल इज वेल है मध्य प्रदेश ठीक में। है, ऑल इज वेल है, फील गुड में है कांग्रेस। आप डराइए मत शेख साहब, ये कह के देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। ब्रजेश भाई और प्रदीप तिवारी जी दोनों से मैं एक बात पूछूंगा, क्योंकि दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। क्या अमित भाई जिस तरह से बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एनसीपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में? और यदि ये एनसीपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं तो 38 साल के, और जिस तरह से शरद पवार की बात कर रहे हैं, शरद पवार जी ने ये कहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 38 साल के शरद पवार ने पहली बार कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को डिस्प्लेस करके खुद मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 90s में सोनिया गांधी का उन्होंने विषय उठाया था कि ये विदेशी मूल की महिला है, इसके साथ काम नहीं कर सकते। तो उन चीजों को मान रहे हैं क्या आप? वो सच वो सही थे, जब आज वो सही है तो क्या उस समय भी वो सही थे? उसका जवाब दे जरा, क्योंकि आप उनके प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं अभी। नहीं, फिर तो वो आप पे भी बोलेंगे ना कि सिंधिया जी पहले क्या बोलते थे, अब वो सही हो गए क्या? आपका जो एनडीए गठबंधन था ना, वो सिंधिया जी तो हमारी पार्टी में है, ये शरद पवार की पार्टी में नहीं है। कितने लोग हैं? सिंधिया जी हमारे दल के वरिष्ठ नेता और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। क्या शरद पवार कांग्रेस पार्टी के दल के नेता हैं जो ये प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, एनडीए में इतने सारे दल हैं, क्या मैं शिवसेना का प्रवक्ता बनकर बोलूंगा? क्यों बोलूंगा मैं? स्पष्ट लड़ाई है, बहुत सारे दल हैं, लेकिन एनडीए के हर दल का केवल बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना, तो हमारे साथ विचारधारा की लड़ाई है। एनसीपी अब तो रही भी नहीं, अब तो एनसीपी बीजेपी एनडीए में आ चुकी है। तो उसके प्रवक्ता के रूप में अमित तावरे क्यों बात कर रहे हैं, किस हैसियत से बात कर रहे हैं, जरा ये तो बताइए। अपना दल हमारे साथ, ये आपकी सोच और समझ का विषय हो सकता है। बोलूंगा नहीं बोलूंगा, ये आपकी सोच और समझ का विषय हो सकता है, लेकिन आप व्यूअर्स देख रहे हैं ना, कितना भी दरार डालने का प्रयास करो, ये दरार नहीं डलने वाली है। शरद पवार के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं भाई साहब, ये तो वही शरद पवार है जिन्होंने बड़ा झटका दिया था। ये वही शरद पवार है जो सोनिया गांधी को विदेशी मूल की महिला कहते थे। तो क्या आप मानते हो कि यदि शरद पवार आज सही है तो उस समय भी सही थे? चलिए, अरे उमा भारती जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा था? अमित जी, गुलरेज जी, चलिए माफी चाहता हूँ, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर डालेगा? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र लगी जिलों में हो सकता है असर हो, लेकिन कांग्रेस फील गुड में है, वो कह रही कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। ना हो अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो 2023 के परिणाम बताएंगे, क्योंकि पड़ोसी राज्य में यदि कोई घटनाक्रम होता है तो उसका असर जरूर होता है पड़ोसी पर। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।